नमस्कार। आज हम जम्मू कश्मीर के इतिहास के एक बहुत ही अहम दौर पर नजर डालने वाले हैं, डोगरा शासन का युग। ये चला था करीब 1846 से लेके मान लीजिए 1952 तक। हाँ बिल्कुल, एक लंबा और काफी घटनापूर्ण दौर रहा ये। और हमारे पास एक स्रोत है, जम्मू कश्मीर का डोगरा शासन, महाराजाओं का युग। आज हम इसी के जरिए इस पूरे दौर को समझने की कोशिश करेंगे। जी। तो चलिए देखते हैं कि ये राज्य मतलब जम्मू कश्मीर ये बना कैसे, महाराजाओं ने क्या क्या अहम बदलाव किए और उनके दौर की खास बातें क्या रहीं। कोशिश रहेगी कि जानकारी दिलचस्प लगे। बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यही सवाल कि ये जो जम्मू कश्मीर राज्य है, इसका गठन हुआ कैसे, ये शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है 16 मार्च 1846 की अमृतसर संधि से। अमृतसर संधि। हाँ, ये हुई थी ब्रिटिश सरकार और उस वक्त जम्मू के शासक थे राजा गुलाब सिंह, उनके बीच। ओके। असल में इस संधि के तहत महाराजा गुलाब सिंह को कश्मीर का शासक तो बना दिया गया, लेकिन वो पूरी तरह आजाद नहीं थे। उन्हें अंग्रेजों के अधीन रहना था, उनकी सर्वोच्चता माननी थी। मतलब अंग्रेजों का कंट्रोल था। हाँ बिल्कुल, और उन्हें सालाना नजराना भी देना पड़ता था अंग्रेजों को। तो ये एक तरह से शुरुआत ही ब्रिटिश देखरेख में हुई। और इससे भी पहले गुलाब सिंह ने लद्दाख का इलाका जीत लिया था। अच्छा, वो पहले ही उनके पास था। हाँ, तो इस संधि के बाद क्या हुआ कि जम्मू, कश्मीर और लद्दाख, ये तीन अलग अलग क्षेत्र जिनकी अपनी अपनी पहचान थी, संस्कृति थी, ये सब महाराजा गुलाब सिंह के शासन में एक साथ आ गए। तो एक नए राज्य का गठन हुआ इन तीन हिस्सों को मिला के। ये अपने आप में एक बड़ी घटना थी। हाँ, ये तो है, तीन बिल्कुल अलग इलाके एक साथ। तो पहले शासक हुए महाराजा गुलाब सिंह 1846 से 1856 तक। उनके दौर में क्या मुख्य बातें रहीं? राज्य तो बन गया, अब चलाना भी था। बिल्कुल, उनका पहला काम तो यही था कि राज्य की सीमाएं तय करें और फिर प्रशासन का ढांचा खड़ा करें। उन्होंने रेवेन्यू मतलब मालगुजारी और पुलिस व्यवस्था को फिर से ऑर्गेनाइज किया, पुनर्गठित किया। ठीक है। एक और दिलचस्प बात, उन्होंने कश्मीर के शॉल व्यापारियों से मुलाकात की। अच्छा, शॉल तो बहुत मशहूर थे कश्मीर के। हाँ, लेकिन सिख शासन में उन पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा हुआ था। तो महाराजा ने उनकी शिकायतें सुनी और उन्हें दूर करने की कोशिश की। कारोबार के लिए अच्छा कदम था। और कानून व्यवस्था, नया राज्य था तो थोड़ी गड़बड़ी भी रही होगी। आपने गलवानों का जिक्र किया था। हाँ, कुछ लुटेरे थे उस वक्त, गलवान कहलाते थे। महाराजा गुलाब सिंह ने अपराध से मतलब बहुत सख्ती से निपटा। अच्छा। स्रोत बताता है कि उन्होंने इन गलवानों के सरगनाओं को पकड़वाया और बहुत जल्दी सुनवाई करके सरेआम फांसी दे दी। सरेआम? बाप रे! हाँ। शायद वो एक कड़ा संदेश देना चाहते थे कि अब यहाँ कानून का राज है। और उस जमाने में बेगार यानी जबरदस्ती मजदूरी करवाने का भी चलन था, उसमें कुछ सुधार हुआ? हाँ, स्रोत में जिक्र है कि उन्होंने बेगार प्रणाली में सुधार किए। पूरी तरह खत्म किया या नहीं ये साफ नहीं है, पर सुधार जरूर हुए। ओके। और श्रीनगर की जनता के लिए चावल का राशन तय किया ताकि खाने की कमी ना हो। इन सब कदमों से क्या हुआ कि राज्य में कानून व्यवस्था थोड़ी बेहतर हुई, व्यापार सुरक्षित हुआ। लेकिन अंग्रेजों का दबाव तो बना ही रहा होगा, संधि में ही शर्त थी। बिल्कुल, ब्रिटिश सरकार लगातार ये दबाव डाल रही थी कि महाराजा अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखें। रेजिडेंट मतलब एक अंग्रेज अफसर? हाँ, एक तरह से अंग्रेजों का जासूस या प्रतिनिधि कह लीजिए, जो रियासत के मामलों पर नजर रखे। अंग्रेज खासकर सीमावर्ती इलाकों जैसे गिलगिट वगैरह में अपना दखल चाहते थे। रूस का डर भी था उन्हें। गुलाब सिंह ने चिलास के सीमावर्ती इलाके में एक विद्रोह तो दबा दिया, लेकिन गिलगित में उनके जनरल वो सफल नहीं हो पाए। नतीजा ये हुआ कि सिंधु नदी के दाहिने किनारे का कुछ इलाका उनके हाथ से निकल गया। तो ये चुनौतियां भी थीं। समझ गई। तो गुलाब सिंह के बाद गद्दी पर बैठे उनके बेटे महाराजा रणबीर सिंह 1856 से 1885 तक। इनके दौर में क्या सुधार हुए? क्या इन्होंने भी अपने पिता की तरह प्रशासन पर ध्यान दिया? हाँ, रणबीर सिंह ने भी प्रशासन में कई सुधार किए। उन्होंने काम को और व्यवस्थित किया, जैसे राजस्व, नागरिक मामले और सैन्य मामले। इन तीनों के लिए अलग अलग विभाग बना दिया। अच्छा, स्पेशलाइजेशन जैसा कुछ? हाँ, कह सकते हैं। इससे काम बेहतर ढंग से होने लगा और उन्होंने भू राजस्व की दरें तय कर दी, जिससे वसूली का सिस्टम सुधरा। ठीक है। और न्याय व्यवस्था, इंसाफ कैसे मिलता था लोगों को? उसमें भी बड़े बदलाव हुए। न्यायिक प्रणाली को पुनर्गठित किया गया। एक दंड संहिता मतलब पीनल कोड तैयार करवाई गई। पीनल कोड अंग्रेजों जैसा? हाँ, काफी हद तक ब्रिटिश भारत में जो मैकाले ने कोड बनाया था उसी की तर्ज पर। यह दिखाता है कि वो आधुनिक कानून व्यवस्था अपना रहे थे।
जम्मू और श्रीनगर दोनों जगह अपील अदालतें बनाई गईं और पूरे राज्य में करीब 30 छोटी अदालतें खोली गईं। अच्छा, काफी अदालतें। हाँ, ताकि न्याय लोगों तक पहुंच सके। सड़कों के बारे में भी कुछ जिक्र था, कनेक्टिविटी तो बहुत जरूरी होती है। हाँ, 1890 के आसपास रावलपिंडी और श्रीनगर के बीच एक कार्ट रोड मतलब बैलगाड़ी चलने लायक सड़क बनाने का काम हुआ। अच्छा। और बाद में 1913 से 1915 के बीच जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाली बनिहाल कार्ट रोड का निर्माण हुआ। ये सड़कें बहुत अहम साबित हुई। हाँ बिल्कुल, अर्थव्यवस्था के लिए भी कुछ किया उन्होंने। हाँ, जैसे शॉल पर जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी, निर्यात शुल्क, उसे खत्म कर दिया। अच्छा, इससे तो व्यापार बड़ा होगा। हाँ बिल्कुल। और रेशम का उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्होंने चीन से रेशम के कीड़े मतलब कोकून मंगवाए। चीन से? वाह। हाँ, ताकि क्वालिटी बेहतर हो सके। कला और शिक्षा, क्या रणबीर सिंह की इनमें भी रुचि थी? बहुत ज्यादा। वो कला और साहित्य के बड़े संरक्षक थे। उन्होंने रिसर्च को बढ़ावा दिया। संस्कृत और फारसी की जो पुरानी पांडुलिपियां थीं, उनकी एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनवाई। ये तो बहुत बड़ा काम है। हाँ, ज्ञान को सहेजने का। और कई स्कूल खोले जिनमें आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। अच्छा। उन्होंने लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए 1 लाख रुपए का दान दिया था और उसके पहले फेलो भी बने थे। 1 लाख रुपए उस जमाने में तो बहुत बड़ी रकम रही होगी। बहुत बड़ी। और बनारस के संस्कृत संस्थानों को भी खूब दान दिया और अपने राज्य के छात्रों के लिए वहां पढ़ने का इंतजाम भी किया। धार्मिक सहिष्णुता के बारे में भी कुछ कहा गया है? हाँ, एक घटना का जिक्र मिलता है। किसी सांप्रदायिक झड़प में सुन्नियों ने शियाओं पर हमला कर दिया था। ओह। महाराजा ने फौरन दखल दिया और जो पीड़ित शिया समुदाय था उन्हें उचित मुआवजा दिलवाया। ये अच्छी बात है। इससे उनकी छवि एक न्यायप्रिय शासक की बनी और वो अपनी प्रजा में काफी लोकप्रिय हुए। और मंदिर वगैरह भी बनवाए। हाँ, हुनली जम्मू का प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर बनवाया। हाँ, वो तो बहुत मशहूर है। और रणवीश्वरम मंदिर भी, जिससे उत्तर भारत का सबसे बड़ा शिव मंदिर माना जाता है। इन मंदिरों की देखभाल के लिए धर्मार्थ ट्रस्ट की स्थापना भी उन्होंने ही की थी। अच्छा, ये ट्रस्ट भी उन्होंने ही शुरू किया था? जी हाँ, और उन्होंने एक दारुल तर्जुमा भी खोला था। ये एक तरह का रिसर्च और ट्रांसलेशन ब्यूरो था। अनुवाद के लिए? हाँ, अलग अलग भाषाओं से अनुवाद होता था। एक बड़ी पाठशाला भी खोली और आधुनिक स्कूल भी। काफी काम किया उन्होंने शिक्षा और संस्कृति के लिए। बिल्कुल। और एक और अहम बात, उनके ही शासनकाल में हिमालय के पार के इलाके ऐसे गिलगित, एस्टोर, हुंजा नगर, इन पर कब्जा किया गया और उन्हें जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा बनाया गया। ओह, तो राज्य का और विस्तार हुआ। हाँ, राज्य और बड़ा हो गया। ठीक है, तो रणबीर सिंह के बाद आए महाराजा प्रताप सिंह 1885 से 1925 तक। अब तक तो अंग्रेजों का शिकंजा और कस गया होगा। बिल्कुल सही। 1885 में जैसे ही प्रताप सिंह गद्दी पर बैठे, अंग्रेजों ने एक स्थायी रेजिडेंट नियुक्त कर दिया श्रीनगर में। रेजिडेंसी भी बन गई। मतलब अब अंग्रेज वहीं बैठ गए? हाँ, अब दखलंदाजी और सीधी हो गई। और बात यही नहीं रुकी। और क्या हुआ? 1889 में अंग्रेजों ने, जैसा स्रोत बताता है, महाराजा के भाई अमर सिंह के साथ मिलकर एक साजिश की। साजिश? किसके खिलाफ? महाराजा प्रताप सिंह के ही खिलाफ। और उन्हें उनकी शक्तियों से वंचित कर दिया गया। मतलब राजा तो थे, पर अधिकार नहीं थे। अरे, तो फिर राज कौन चला रहा था? राज चलाने के लिए एक काउंसिल ऑफ रीजेंसी बना दी गई, जिसका मुखिया ब्रिटिश रेजिडेंट होता था। मतलब प्रैक्टिकली अंग्रेजी चला रहे थे? हाँ, कह सकते हैं। महाराजा के लिए बहुत मुश्किल दौर रहा होगा। बिल्कुल। तो सत्ता से हटने के बावजूद क्या उन्होंने कुछ सुधार किए या वो बस नाम के राजा रह गए? नहीं, ये दिलचस्प बात है। प्रताप सिंह एक समझदार शासक थे। ताकत कम होने के बावजूद उन्होंने कई सुधारात्मक कदम उठाए। जैसे? हर जिला मुख्यालय पर लड़कों और लड़कियों के लिए हाई स्कूल स्थापित किए। लड़कियों के लिए भी? ये तो बड़ी बात है उस वक्त के हिसाब से। हाँ बिल्कुल। जम्मू और श्रीनगर दोनों जगह एक एक कॉलेज खोला गया, अस्पताल खोले गए। जम्मू में तवी नदी पर पुल बनवाया और जम्मू को सियालकोट से रेलवे लाइन के जरिए जोड़ा गया। रेल लाइन? वाह। हाँ, ये राज्य के लिए बहुत बड़ा कदम था। और इसी दौरान जम्मू और श्रीनगर के बीच टेलीफोन लाइन भी बिछाई गई। तो आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे थे वो? हाँ, कोशिश कर रहे थे। उन्होंने झेलम वैली रोड का निर्माण कराया, जो कश्मीर को बाहर से जोड़ती थी। बनिहाल कार्ट रोड को पूरा करवाया। सिंचाई के लिए रणबीर नहर और प्रताप नहर नाम की 2 नहरें भी खुदवाईं। खेती के लिए भी काम हुआ? जी। और उनके ही शासनकाल में राज्य को अपनी पहली जल विद्युत परियोजना मिली, मोहरा में बारामूला के पास। बिजली भी आ गई? हाँ, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। और जम्मू और श्रीनगर शहरों के लिए नगर समितियां मतलब म्युनिसिपल कमेटियां भी बनाई गईं। शहरों का मैनेजमेंट बेहतर करने के लिए? बिल्कुल। हाउस बोट्स का भी जिक्र है, वो कैसे आई?
हाँ, ये बड़ी मजेदार बात है। जो स्थानीय डूंगा नाव होती थी ना, हाँ। उसी को और बेहतर और आरामदायक बनाया गया। अच्छा। हाँ, और ये हाउस बोट का जो रूप हम आज देखते हैं, वो पहली बार महाराजा प्रताप सिंह के समय में ही बनी। वाह, ये तो कश्मीर की पहचान बन गई बाद में। बिल्कुल, आगे चलकर ये पर्यटन का बहुत बड़ा आकर्षण बनी। और प्रशासन? प्रशासनिक और मंत्री स्तरीय व्यवस्था को और मजबूत किया गया और एक बहुत बड़ा सामाजिक सुधार हुआ। क्या? 1921 में बेगाड़ प्रथा को समाप्त कर दिया गया। अच्छा। हाँ, पूरी तरह से खत्म। हाँ। स्रोत के अनुसार इसे समाप्त कर दिया गया। ये बहुत बड़ा कदम था। हाँ, ये तो सच में बहुत बड़ी बात है। और ये भी याद रखना चाहिए कि अपनी पूरी जिंदगी महाराजा प्रताप सिंह राज्य के मामलों में अंग्रेजों के अनुचित हस्तक्षेप का विरोध करते रहे, भले ही उनकी ताकत कम कर दी गई थी। एक मजबूत इरादे वाले शासक लगते हैं। खैर, फिर इस वंश के अंतिम शासक आए महाराजा हरि सिंह, 1925 से 1952 तक। इनका दौर तो बहुत ही उथल-पुथल वाला रहा होगा। भारत की आजादी का वक्त था। हाँ, बिल्कुल। 1925 में अपने चाचा प्रताप सिंह की मृत्यु के बाद हरि सिंह सिंहासन पर बैठे। शुरुआत उन्होंने अच्छी की थी। कैसे? कई सुधारों की घोषणा की, यहाँ तक कि श्रीनगर में मुसलमानों की ईद की नमाज में भी शामिल हुए थे। शायद वो एक संदेश देना चाहते थे, मिलजुल कर रहने का। हाँ, लेकिन स्रोत कहता है कि धीरे धीरे वो दरबारियों और चापलूसों के प्रभाव में आ गए। ओह। और उनका आम जनता से संपर्क कम होता गया। ये किसी भी शासक के लिए खतरनाक होता है। हाँ, जाहिर है। और उस समय तो पूरे भारत में राजनीतिक चेतना बढ़ रही थी। क्या उसे रोकने की कोशिश हुई कश्मीर में? हाँ, ऐसा लगता है। राज्य की सीमाओं को एक तरह से सील कर दिया गया। सील क्यों? ताकि भारत के दूसरे हिस्सों से जो राजनीतिक विचार थे, जो आजादी की बातें थी, वो राज्य में ना फैल सकें। अच्छा, बाहर की हवा ना लगे। हाँ, कुछ ऐसा ही। और इसी दौरान लाहौर से कुछ मुस्लिम प्रेस मतलब अखबार महाराजा हरि सिंह के खिलाफ प्रचार करने लगे। क्या आरोप लगा रहे थे? आरोप ये थे कि राज्य की जो बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी है, उन्हें गुलामी जैसी स्थिति में रखा गया है, सरकारी नौकरियों से वंचित किया जा रहा है। ये तो गंभीर आरोप थे। हाँ, और इससे माहौल खराब होने लगा। और ब्रिटिश प्रेस का क्या रवैया था? अंग्रेज क्या कर रहे थे? एंग्लो इंडियन प्रेस यानी अंग्रेजों के अखबार, वो भी महाराजा हरि सिंह की आलोचना कर रहे थे। वो क्यों? शायद ये अंग्रेजों की वही फूट डालो और राज करो की नीति थी। अंग्रेज शायद स्थिति का फायदा उठाना चाहते थे। मतलब महाराजा दोनों तरफ से घिर गए थे। हाँ, ऐसा ही लगता है। तो क्या हरि सिंह ने भी कुछ सुधार कार्य किए या वो इन्हीं सब में उलझे रहे? नहीं, उन्होंने भी सुधार किए। कृषि को बढ़ावा दिया, बैंक स्थापित किए, टेलीग्राफ, टेलीफोन, वायरलेस प्रणाली, इन सब को स्थापित करने पर ध्यान दिया। मतलब मॉडर्नाइजेशन जारी रहा। प्राथमिक विद्यालय खोले, उच्च शिक्षा के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया और प्रशासन में एक लोकतांत्रिक ढांचा लाने की भी कुछ कोशिशें की। जैसे 1928 ईस्वी में उन्होंने जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय अधिनियम लागू किया, हाई कोर्ट एक्ट। अच्छा, हाई कोर्ट को और मजबूती दी। जी। गिलगित एजेंसी का क्या हुआ? वो रणबीर सिंह के वक्त कब्जा किया था ना? हाँ, वो बहुत अहम इलाका था। लेकिन 1935 में महाराजा हरि सिंह ने गिलगित एजेंसी को 60 वर्षों के लिए अंग्रेजों को पट्टे पर मतलब लीज पर दे दिया। अंग्रेजों को दे दिया 60 साल के लिए? हाँ, ये एक बड़ा कदम था और इसके पीछे शायद बहुत बड़ा ब्रिटिश दबाव रहा होगा। वो इलाका उनके लिए रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन ये भी सच है कि अगर हम सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सुधारों को देखें तो महाराजा हरि सिंह अपने समय के कई दूसरे भारतीय शासकों से काफी आगे थे। पर उनका समय बहुत मुश्किल था। हाँ, वो तो था। बंटवारा और उसके बाद की घटनाएं। बिल्कुल, जब डोगरा शासन के खिलाफ ना एक तरह की बेचैनी बढ़ रही थी। हाँ, बिल्कुल। और एक नई राजनीतिक चेतना कह सकते हैं वो जन्म ले रही थी। सही। हमारे पास कुछ पुराने दस्तावेज हैं, कुछ लेख हैं और हम कोशिश करेंगे कि इनसे समझें कि ये सब हुआ कैसे, मतलब इसके पीछे क्या था। जी। हम ये देखेंगे कि भाई उस दौर में पॉलिटिक्स कैसे बदली, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला कैसे एक बड़ी आवाज बन के उभरे, और ये जो संवैधानिक सुधारों की मांग उठी वो क्यों उठी, कैसे तेज हुई। ये सिर्फ घटनाओं का जिक्र नहीं बल्कि हम कोशिश करेंगे उस वक्त की नब्ज पकड़ने की। बिल्कुल। उस वक्त महाराजा हरि सिंह का शासन था और जैसा इन दस्तावेजों से भी पता चलता है, समाज में ना कई लेवल पर एक असंतोष तो था। हाँ। हमें उन सोशल और पॉलिटिकल कंडीशंस को देखना होगा जिन्होंने असल में इस विरोध की जमीन तैयार की। जानना जरूरी है कि आम कश्मीरी किन बातों से जूझ रहा था उस समय। हाँ, तो चलिए इसी में थोड़ा और गहरा उतरते। कहानी की एक अहम कड़ी है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। जी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तालीम लेकर लौटे थे, नौजवान थे, और दस्तावेज बताते हैं कि उनकी नजर में जो कश्मीरियों की मुश्किलें थी ना, उसकी जड़ थी ये फ्यूडल सिस्टम, सामंती व्यवस्था। हाँ, मतलब जहाँ सारी ताकत, सारी जमीन कुछ ही लोगों के पास हो।
और वो चाहते थे कि एक चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार हो। और इसी सोच ने ना धीरे धीरे एक आंदोलन की शक्ल लेनी शुरू कर दी। शेख अब्दुल्ला की लीडरशिप में कश्मीरी मुसलमानों ने श्रीनगर में महाराजा हरी सिंह के शासन के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किए। अच्छा। ये सिर्फ गुस्सा दिखाना नहीं था, ये बदलाव के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड आवाज उठाने की कोशिश थी जिसकी शायद कमी महसूस हो रही थी। और तभी एक और दिलचस्प मोड़ आता है। उसी दौरान अब्दुल कादिर खान गाजी नाम के एक व्यक्ति कश्मीर आए। हाँ, इनका जिक्र है। मौलाना जमालुद्दीन अफगानी उनके फॉलोअर थे जी। और उन्होंने महाराजा के खिलाफ काफी कह सकते हैं भड़काऊ भाषण दिए, यहाँ तक कि लोगों से जिहाद व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष शुरू करने को कहा। जाहिर है ऐसे भाषणों पर तो हुकूमत की प्रतिक्रिया तीखी होनी ही थी। हाँ, नतीजा ये हुआ कि 21 जून 1931 को कादिर को गिरफ्तार कर लिया गया। ओके। लेकिन ये गिरफ्तारी ना एक तरह से चिंगारी भड़काने वाली साबित हुई। विरोध दबने के बजाय लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। अच्छा। और कादिर की रिहाई के लिए प्रदर्शन होने लगे। इसने जो पहले से असंतोष था ना, उसको एक तुरंत का मुद्दा दे दिया। और फिर आई वो तारीख 13 जुलाई 1931। इसने तो कश्मीर के इतिहास पर बहुत गहरी छाप छोड़ी है। जी हाँ, कादिर के मुकदमे वाले दिन, जैसा इन लेखों में लिखा है, उनके मुस्लिम समर्थकों और हिंदुओं के बीच बड़े दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से सांप्रदायिक तनाव भड़क गया। बहुत दुखद। कई दुकानें लूटी गईं, जलाई गईं और जाने भी गईं। स्थिति बहुत ज्यादा विस्फोटा हो गई थी। इसे काबू करने के लिए फिर पुलिस ने बल प्रयोग किया। अच्छा। जो शुरुआती जानकारी है उसके मुताबिक करीब 200 राउंड गोलियां चलीं और 32 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बाप रे। और सबसे दुखद ये रहा कि पुलिस फायरिंग में 28 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। 28 लोग? जी। उनके शवों को श्रीनगर की जामिया मस्जिद परिसर में रखा गया, जो देखते ही देखते प्रतिरोध का एक बहुत शक्तिशाली केंद्र बन गया। इस घटना ने माहौल को पूरी तरह बदल दिया था। यहीं से ना तस्वीर बहुत तेजी से बदलती है। इस घटना ने शेख अब्दुल्ला, मीर वाइज मौलवी मोहम्मद यूसुफ शाह, इन जैसे नेताओं को और ज्यादा मुखर बना दिया। बिल्कुल। उन्होंने महाराजा के खिलाफ अब खुलेआम बोलना शुरू कर दिया। और यही वो दौर था जब शेख अब्दुल्ला सिर्फ एक नेता नहीं रहे, बल्कि कश्मीरी अधिकारों के लिए लड़ने वाले एक मजबूत मुस्लिम चेहरे के तौर पर उभरे। उनकी पहचान, उनकी पकड़ दोनों मजबूत हुई। लेकिन सत्ता कहाँ चुप बैठने वाली थी। इस बढ़ते हुए विरोध को कुचलने के लिए 21 सितंबर 1931 को शेख अब्दुल्ला और दूसरे कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा। और उन्हें श्रीनगर के हरी पर्वत किले में कैद कर दिया गया। ये एक सीधी कार्रवाई थी, मतलब आंदोलन का सिर कुचलने की कोशिश। मगर इसका असर शायद वो नहीं हुआ जो सोचा गया था। नहीं। इन गिरफ्तारियों की खबर फैली तो पड़ोसी पंजाब से मुसलमान बड़ी संख्या में विरोध जताने श्रीनगर आने लगे। हाँ, ये एक नया पहलू था। अब ये सिर्फ कश्मीर का अंदरूनी मामला नहीं रहा था। इस बाहरी दबाव को देखते हुए फिर ब्रिटिश सरकार को दखल देना पड़ा। अच्छा। हाँ, और 7 नवंबर 1931 को उन्होंने पंजाब से मुसलमानों के कश्मीर आने पर रोक लगा दी। ये दिखाता है कि मामला कितना सीरियस हो चुका था। जी। इस बढ़ते दबाव और ये जो बिगड़ते हालात थे, इनके बीच महाराजा हरी सिंह ने कुछ कह सकते हैं नरमी दिखाई। उन्हें 12 नवंबर 1931 को बीजे ग्लैंसी, एक अंग्रेज अधिकारी थे, उनकी अध्यक्षता में एक जांच आयोग बनाया। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ दिखावा था या वाकई सुधार की कोई इच्छा थी? ये एक अहम कदम तो था, हालांकि मंशा पर सवाल उठाए जा सकते हैं। जैसा आपने कहा, ग्लैंसी कमीशन ने कुछ ठोस सिफारिशें जरूर दी। जैसे सरकारी नौकरियों के लिए अलग अलग समुदायों की जो न्यूनतम योग्यता थी उसे घटाना, ताकि ज्यादा लोगों को, खासकर मुसलमानों को, प्रतिनिधित्व मिल सके। उनकी ये शिकायत थी कि नौकरियों में उनके साथ भेदभाव होता है। अच्छा। कुछ टैक्स खत्म करने और जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं उनको बढ़ावा देने की बात भी कही गई। ये सतह पर तो काफी प्रगतिशील लगते थे। और इन सिफारिशों को लागू भी किया गया 10 अप्रैल 1932 से। एक और बड़ी बात हुई, महाराजा ने ग्लैंसी कमीशन की सलाह पर प्रेस की आजादी का भी ऐलान किया। हाँ, ये महत्वपूर्ण था। सिद्धांतिक तौर पर तो ये बहुत बड़ी बात थी, सूचना और विचारों का खुला आदान प्रदान। लेकिन क्या जमीन पर इसका वाकई असर हुआ? ये होती हैं। फिर भी इसने राजनीतिक सरगर्मियों के लिए एक माहौल जरूर बनाया। ओके। और इसी माहौल में कश्मीर की पहली बाकायदा राजनीतिक पार्टी बनी 1932 के मध्य में, ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। अच्छा, ये पहली पार्टी थी? जी। और इसके अध्यक्ष बने शेख अब्दुल्ला, जो तब तक जेल से रिहा हो चुके थे। अक्टूबर 1932 से वो फिर लोगों के बीच सक्रिय हो गए। यहाँ ये जानना दिलचस्प है कि इन दस्तावेजों में ना इस पार्टी को कांग्रेस समर्थक बताया गया है। हाँ। इसकी मुख्य मांगे क्या थी? पहली, जम्मू और कश्मीर का ब्रिटिश भारत में विलय।
ये अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक स्टैंड था उस वक्त। बहुत बड़ा। और दूसरी, डोगरा राजशाही की जगह एक संवैधानिक मतलब कानून के तहत चलने वाली सरकार की स्थापना। ये तो सीधे सीधे राजशाही को चुनौती थी। बिल्कुल, ये मांगे कश्मीर की राजनीति को एक नई दिशा दे रही थीं। इन मांगों और बढ़ते दबाव के जवाब में सरकार ने एक और कदम उठाया। क्या? विधानसभा बनाने के लिए, लेकिन सीमित वोटिंग अधिकार देने पर विचार करने के लिए फिर से बीजे ग्लैंसी की ही अगुवाई में एक संवैधानिक सुधार आयोग बनाया गया। फिर से ग्लैंसी? जी, इसी की बदौलत प्रजा सभा नाम की एक विधानसभा अस्तित्व में आई और 1934 में पहली बार चुनाव हुए। हालांकि जैसा मैंने कहा, वोटिंग का अधिकार बहुत सीमित लोगों को था। और इन चुनावों के नतीजों ने क्या दिखाया? इन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की बढ़ती ताकत पर मुहर लगा दी। हाँ, मुसलमानों के लिए जो 21 सीटें रिजर्व थीं, उनमें से 16 सीटें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने जीती। 16। हाँ, ये शेख अब्दुल्ला और उनकी पार्टी के लिए एक बड़ी कामयाबी थी। उनकी लोकप्रियता का सबूत भी था। लेकिन देखिए, राजनीति कभी सीधी रेखा में नहीं चलती। जल्द ही मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अंदर ही खासकर जो युवा नेता थे, उनके बीच ये सोच उभरने लगी कि पार्टी का दायरा सिर्फ मुसलमानों तक ही क्यों सीमित रहे। उनका मानना था कि इसे राज्य के सभी लोगों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, सबकी नुमाइंदगी करनी चाहिए। ये एक ज्यादा समावेशी, इंक्लूसिव राजनीति की तरफ इशारा था। और इसी सोच का नतीजा था राष्ट्रीय मांग या नेशनल डिमांड नाम का एक प्रस्ताव। हाँ, नेशनल डिमांड। इसे अलग अलग समुदायों के 12 प्रतिनिधियों ने मिलकर पेश किया था और इसका लक्ष्य था एक जिम्मेदार सरकार, मतलब ऐसी सरकार जो महाराजा के प्रति नहीं बल्कि जनता के प्रति जवाबदेह हो। ये प्रतिनिधित्व के विचार को और गहरा कर रहा था। ये जो वैचारिक मंथन चल रहा था, वो आखिरकार एक बड़े बदलाव में तब्दील हुआ। 1939 में शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का एक विशेष सत्र बुलाया गया। अच्छा, स्पेशल सेशन? जी, इसमें पार्टी का नाम बदलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया गया। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से नेशनल कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल, और ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था। ये पार्टी के दरवाजे हिंदुओं और सिखों समेत सभी समुदायों के लिए खोलने का ऐलान था। ये कह सकते हैं कि कश्मीर की राजनीति को धर्मनिरपेक्षता की पटरी पर लाने की एक सचेत कोशिश थी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फिर राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाने की कोशिश तेज कर दी। जी, इसी सिलसिले में जून 1940 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रीनगर बुलाया गया। ये साफ संकेत था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद को भारत के बड़े राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़कर देख रही थी। हाँ, और उधर भारत की राजनीति में भी बहुत अहम घटनाक्रम चल रहा था। 1940 में ही मुस्लिम लीग ने लाहौर में पाकिस्तान प्रस्ताव पास किया था। हाँ, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत। जी, हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र का विचार। इस माहौल में 1944 में मुस्लिम लीग के नेता एम.ए. जिन्ना भी कश्मीर आए, शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस या कश्मीरी मुसलमानों का समर्थन हासिल करने की उम्मीद में। लेकिन दस्तावेज बताते हैं कि उन्हें ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। शायद शेख अब्दुल्ला और नेहरू की जो नजदीकी थी, वो इसमें एक बड़ा कारण रही होगी। इसी बीच अप्रैल 1944 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने हेडक्वार्टर मुजाहिद मंजिल में कार्यक्रम रखा। हाँ, जहां शेख अब्दुल्ला ने महाराजा हरि सिंह के सामने नया कश्मीर प्लान पेश किया। ये क्या था नया कश्मीर प्लान? नया कश्मीर प्लान एक बहुत ही महत्वाकांक्षी दस्तावेज था। उर्दू में लिखा गया था और तहरीक-ए-हुर्रियत कश्मीर नाम की किताब में शामिल था। अच्छा, इसमें सिर्फ राजनीतिक सुधारों की बात नहीं थी, बल्कि कश्मीर के आम लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए आर्थिक और सामाजिक बदलावों का एक पूरा खाका था। किसानों के अधिकार, महिलाओं की स्थिति, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब कुछ। लक्ष्य बिल्कुल साफ था, जम्मू कश्मीर को एक पूर्ण राजशाही से निकालकर एक आधुनिक संवैधानिक लोकतंत्र की शक्ल देना। यहाँ एक थोड़ी विरोधाभासी बात दस्तावेजों में मिलती है। एक तरफ तो कहा गया है कि जिन्ना को 1944 में निराशा हाथ लगी। हाँ, दूसरी तरफ एक जगह जिक्र है कि जिन्ना ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन किया। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है। हाँ, ये जानकारी थोड़ी अस्पष्ट है और हो सकता है कि अलग अलग समय, अलग संदर्भों की बात हो, या शायद किसी खास मुद्दे पर कोई सीमित समर्थन रहा हो सकता है। हमें इसे दस्तावेजों में दर्ज एक विरोधाभास के तौर पर ही देखना होगा, जो शायद दिखाता है कि उस दौर के राजनीतिक समीकरण कितने जटिल और बदलते हुए थे। बहरहाल, नया कश्मीर प्लान अपने आप में भविष्य के कश्मीर का एक विजन पेश करता था। और फिर आया 1946। यहां से चीजें और तेज हो गईं। 15 मई को शेख अब्दुल्ला, जिन्हें अब तक शेर कश्मीर कहा जाने लगा था, जी, उन्होंने कश्मीर छोड़ो आंदोलन का नारा दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के तर्ज पर। हाँ, उसके 4 साल बाद। और मांग सीधी थी, डोगरा शासक कश्मीर छोड़े और सत्ता कश्मीर के लोगों को सौंपे।
ये अब तक की सबसे सीधी और सबसे बड़ी चुनौती थी महाराजा के लिए। इस आंदोलन का असर बहुत जबरदस्त रहा और हिंसक भी रहा। दस्तावेज बताते हैं कि घाटी में अब्दुल्ला के समर्थकों ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए, जिसमें हिंसा भी हुई। अच्छा, हिंसा भी हुई? जी, कई अहम पुल जला दिए गए, सरकारी दफ्तरों पर हमले हुए। ये एक तरह से जनाक्रोश का उग्र रूप था। जवाब में हरी सिंह की सरकार ने क्या किया? फिर सख्ती का रास्ता अपनाया होगा? बिल्कुल। शेख अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लगभग 300 कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिए गए। 300? जी, और मामला तब और राष्ट्रीय स्तर पर उछला जब पंडित जवाहरलाल नेहरू इस आंदोलन के समर्थन में कश्मीर पहुंचे। हाँ, ये तो बड़ी खबर बनी होगी। बिल्कुल, लेकिन महाराजा के आदेश पर उन्हें भी सीमा पर ही रोककर गिरफ्तार कर लिया गया। नेहरू को भी गिरफ्तार कर लिया? हाँ, नेहरू की गिरफ्तारी ने पूरे भारत में हलचल मचा दी। कश्मीर घाटी में विरोध प्रदर्शन, हड़तालें और जुलूस और भी ज्यादा तेज हो गए। माहौल बेहद तनावपूर्ण था। इसी उथल-पुथल के बीच अक्टूबर 1946 में एक और राजनीतिक घटना हुई। चौधरी गुलाम अब्बास। हाँ, इनका नाम पहले भी आया था। ठीक है। जो पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से जुड़े थे, उन्होंने पुरानी ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को फिर से जिंदा करने की कोशिश की। अच्छा, दोबारा से? हाँ, शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस के धर्मनिरपेक्ष रास्ते से एक अलग पहचान बनाने के लिए उन्होंने भी राजशाही खत्म करने का अभियान चलाया, लेकिन नतीजा वही, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब विरोध के स्वर कई थे। हाँ, भले ही लक्ष्य मिलता जुलता रहा हो। हाँ, राष्ट्रीय नेताओं की नज़र कश्मीर पर बनी हुई थी। जुलाई 1947 में भारत की आज़ादी से बस कुछ हफ्ते पहले जी, महात्मा गांधी खुद कश्मीर आए। गांधी जी भी गए थे? हाँ, उन्होंने महाराजा हरी सिंह से मुलाकात की और उन्हें सलाह दी कि भाई बदलते वक्त को पहचानिए और लोकतांत्रिक शासन की तरफ बढ़िए। यहाँ एक और बहुत ध्यान खींचने वाली बात इन दस्तावेजों से निकलती है। क्या? ये जो कश्मीर छोड़ो आंदोलन था, इसका असर सिर्फ कश्मीर घाटी तक ही सीमित नहीं रहा, इसका गहरा प्रभाव लद्दाख और जम्मू क्षेत्रों पर भी पड़ा। अच्छा, किस तरह का? वहां इस आंदोलन को लेकर अलग प्रतिक्रियाएं हुईं और शायद यहीं से इन क्षेत्रों की कश्मीर से अलग अपनी पहचान और अपने राजनीतिक रास्ते की मांग के बीच पड़े। ये आंदोलन का एक, कह सकते हैं, अनपेक्षित नतीजा था। बिल्कुल। बड़े आंदोलनों के अक्सर ऐसे दूरगामी और कई बार अनचाहे परिणाम होते हैं। अलग अलग क्षेत्रों की अपनी ऐतिहासिक और सामाजिक पृष्ठभूमि होती है, जो उन्हें ऐसे आंदोलनों पर अलग तरह से प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। ये जटिलता उस दौर की सच्चाई थी। स्वतंत्रता के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख की स्थिति जी बिल्कुल। समझने की कोशिश करेंगे कि 1947 से लेकर आज तक क्या-क्या अहम मोड़ आए हैं। हाँ, मतलब कैसे विलय हुआ, वो विशेष दर्जा क्यों मिला, और फिर हाल में जो बदलाव हुए उन सब पर। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 1947 से। भारत आजाद हो रहा था, पर साथ ही विभाजन की घोषणा भी हो चुकी थी। हाँ, और रियासतों के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था कि भारत में जाएं, पाकिस्तान में जाएं या फिर मतलब आजाद रहें। जी। और जम्मू और कश्मीर के महाराजा हरी सिंह, वो उस वक्त कह सकते हैं कोई फैसला नहीं ले पाए। हाँ, और रियासत के अंदर भी हालात थोड़े तनावपूर्ण थे। हिंदू मुस्लिम तनाव की खबरें थीं। बिल्कुल। और ये जो उनकी हिचकिचाहट थी, ये सिर्फ एक देरी नहीं थी, इसने आगे होने वाली घटनाओं की दिशा तय कर दी। अच्छा, कैसे? मतलब इस अनिश्चितता ने एक तरह से बाहरी ताकतों को दखल देने का मौका दे दिया। समझ गया। और पाकिस्तान ने शायद इसी मौके का फायदा उठाया। हाँ, ऐसा कहा जाता है। जैसे उन्होंने देखा कि महाराजा फैसला नहीं ले रहे हैं, अक्टूबर 1947 में उन्होंने कबायली लोगों के जरिए हमला करवा दिया। ये हमला मतलब सिर्फ सीमा पर झड़प थी या कुछ और? नहीं, ये एक बड़ा हमला था और रास्ते में लूटपाट और हिंसा की भी खबरें थीं। मकसद साफ था, महाराजा पर दबाव बनाना कि वो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं। तो इस मुश्किल में महाराजा हरी सिंह ने क्या किया? उन्होंने भारत सरकार से मदद मांगी। ये एक बहुत ही निर्णायक मोड़ था। और उस वक्त कश्मीर की स्थानीय राजनीति में क्या चल रहा था? शेख अब्दुल्ला का नाम आता है। हाँ बिल्कुल, शेख अब्दुल्ला और उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो भी पाकिस्तान में शामिल होने के सख्त खिलाफ थे। तो ये सिर्फ महाराजा का फैसला नहीं था? नहीं, मतलब स्थानीय राजनीतिक इच्छा शक्ति भी भारत के पक्ष में थी, हालांकि उनकी अपनी कुछ शर्तें भी थीं। जैसे कि? ईद के लिए दिल्ली आए, कांग्रेस नेताओं से मिले, उन्होंने विलय की वकालत की, लेकिन साथ ही ये शर्त भी रखी कि बाद में, मतलब भविष्य में, जनमत संग्रह से इसकी पुष्टि की जानी चाहिए। अच्छा, और फिर विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुए? जी हाँ, इसके तुरंत बाद 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र, जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं, उस पे दस्तखत किए गए।
किस किसने किए थे? उस वक्त के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबैटन थे, शेख अब्दुल्ला शामिल थे और महाराजा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे उनके प्रधानमंत्री मेहर चंद महाजन। इस विलय पत्र की मुख्य शर्तें क्या थीं? कानूनी तौर पर इसका क्या मतलब था? ये कानूनी तौर पर बहुत अहम था। इसके तहत जम्मू कश्मीर ने सिर्फ 3 विषय रक्षा, विदेश मामले और संचार भारत को सौंपे। अच्छा, सिर्फ 3? हाँ, बाकी सभी मामलों में राज्य को अपनी स्वायत्ता बनाए रखने का अधिकार मिला। इसी कानूनी आधार पर फिर भारत ने अपनी सेना भेजी। और सेना कब पहुंची? भारत ने बहुत तेजी दिखाई। अगले ही दिन 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना श्रीनगर पहुंच गई। उनका पहला काम क्या था? सबसे पहले तो पाकिस्तानी हमलावरों को रोकना और श्रीनगर एयरफील्ड को सुरक्षित करना, ये बहुत जरूरी था। क्या इसमें कोई नुकसान भी हुआ? हाँ, दुर्भाग्य से इस शुरुआती कार्रवाई में ले कर्नल रंजीत राय शहीद हो गए और फिर कुछ दिन बाद मेजर सोमनाथ शर्मा भी श्रीनगर हवाई अड्डे की रक्षा करते हुए शहीद हुए। ये तो बहुत दुखद है। लेकिन पाकिस्तान का इस विलय पर क्या कहना था? क्या उन्होंने इसे मान लिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान ने इस विलय को कभी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने इसे धोखाधड़ी बताया। उनका तर्क क्या था? उनका कहना था कि महाराजा का पाकिस्तान के साथ पहले से एक यथास्थिति समझौता या स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट चल रहा था, तो जब वो समझौता लागू था तब महाराजा को भारत के साथ विलय करने का कोई अधिकार नहीं था। ये विवाद उसी समय शुरू हो गया था। और जमीन पर लड़ाई जारी रही? हाँ, लड़ाई चलती रही। नवंबर 1947 में शालतिंग की लड़ाई हुई, जो काफी निर्णायक मानी जाती है। उसमें भारतीय सेना ने हमलावरों को पीछे धकेला। और फिर? उसके बाद सेना ने पत्तन, उरी, बारामूला, मेंढर, पुंछ, राजौरी जैसे कई अहम इलाकों पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया। ये मामला फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गया? जी हाँ, 1 जनवरी 1948 को भारत इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ले गया। भारत ने पाकिस्तान पर आक्रामकता का आरोप लगाया। और शेख अब्दुल्ला ने भी वहां बात रखी? हाँ, फरवरी 1948 में शेख अब्दुल्ला ने सुरक्षा परिषद में कश्मीर के लोगों की तरफ से बात की, बताया कि कैसे पाकिस्तानी हमले ने उन्हें प्रभावित किया है। और इसी बीच मार्च 1948 में वो जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री भी बन गए। तो ये लड़ाई कब और कैसे रुकी? ये लड़ाई आखिरकार 1 जनवरी 1949 को रुकी, जब संयुक्त राष्ट्र ने युद्ध विराम मतलब सीज फायर का आदेश दिया। और उसके बाद? उसके बाद जुलाई 1949 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक नियंत्रण रेखा, जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल या LOC कहते हैं, वो तय की गई। इसने राज्य को फैक्चुअली 2 हिस्सों में बांट दिया। तो एक तरह से जमीनी हकीकत तय हो गई, भले ही विवाद बना रहा। हाँ, स्थिति वहीं पर स्थिर हो गई और यहीं से वो सवाल और गहरा हो गया कि भारत के भीतर जम्मू कश्मीर का स्थान क्या होगा, उसकी स्थिति क्या होगी। और यहीं से विशेष दर्जे की बात आती है, अनुच्छेद 370। बिल्कुल। देखिए, विलय की परिस्थितियां बहुत असाधारण थीं। मामला अंतर्राष्ट्रीय मंच पर था, राज्य की अपनी एक अलग पहचान थी। इन सब वजहों से ये तय हुआ कि उसे भारतीय संविधान में एक विशेष स्थान दिया जाए। तो 17 अक्टूबर 1949 को अनुच्छेद 370 संविधान में जोड़ा गया। जी, और इसके तहत जम्मू कश्मीर को अपना अलग संविधान बनाने और अपना अलग झंडा रखने की इजाजत मिली। ये भारतीय संघ में एक बहुत ही अनोखी व्यवस्था थी। और अनुच्छेद 35A भी था। हाँ, वो सीधे 370 का हिस्सा नहीं था, लेकिन उसी विशेष दर्जे से जुड़ा था। 35A ने राज्य के स्थायी निवासियों को कुछ विशेष अधिकार दिए, जैसे राज्य में जमीन खरीदने का अधिकार, सरकारी नौकरियों में आरक्षण वगैरह। ये अधिकार भारत के बाकी नागरिकों को वहां हासिल नहीं थे। तो 370 और 35A ये दोनों मिलकर दशकों तक जम्मू कश्मीर की विशेष संवैधानिक स्थिति का आधार बने रहे। अच्छा, ये तो हुई संवैधानिक व्यवस्था की बात। राज्य के अंदरूनी शासन में भी बदलाव आ रहे थे। राजशाही का क्या हुआ? हाँ, वो भी एक अहम पड़ाव था। 1949 में महाराजा हरी सिंह के बेटे युवराज करण सिंह, उन्हें राज्य का रीजेंट यानी एक तरह से कार्यवाहक शासक नियुक्त किया गया। और फिर राजशाही पूरी तरह खत्म हो गई? जी, 1952 में राजशाही को समाप्त कर दिया गया और कर्ण सिंह को सदर रियासत चुना गया, यानी राज्य का प्रमुख। ये एक बड़ा बदलाव था। हाँ, ये दिखाता है कि जम्मू कश्मीर कैसे भारत के भीतर एक लोकतांत्रिक इकाई के तौर पर विकसित हो रहा था, राजशाही से गणराज्य की तरफ।
बाद में 1965 में जब ये पद बदला तो वो राज्य के पहले राज्यपाल बने। और राज्य का अपना संविधान बनाने की प्रक्रिया भी चल रही थी। हाँ, अप्रैल 1951 में एक संविधान सभा के गठन की घोषणा हुई थी। इसका काम था जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग संविधान बनाना। और वो संविधान कब लागू हुआ? संविधान सभा ने नवंबर 1956 में संविधान पारित किया और ये 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ, उसी दिन जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। ठीक है, तो हमने कश्मीर घाटी और जम्मू क्षेत्र की बात की, लेकिन इस रियासत का एक और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है लद्दाख। उसकी कहानी भी थोड़ी अलग है ना? हाँ, बिल्कुल अलग और बहुत पुरानी भी। लद्दाख का इतिहास तो महाराजा गुलाब सिंह के जम्मू कश्मीर रियासत बनाने से भी पहले का है। अच्छा। जी, 1834 में जब राजा गुलाब सिंह अभी रणजीत सिंह के अधीन थे, उन्होंने अपने जनरल जोरावर सिंह को लद्दाख पर कब्जा करने भेजा था। और वहां के राजा का क्या हुआ? वहां के नामग्याल वंश के राजा को गद्दी से हटा दिया गया। बाद में जब गुलाब सिंह खुद महाराजा बने और 1846 में अमृतसर संधि हुई, तब लद्दाख औपचारिक रूप से उनकी नई रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा बना। डोगरा शासन में लद्दाख का प्रशासन कैसे चलता था? उन्होंने वहां प्रशासन के लिए वजीर नियुक्त किए थे जो राज्यपाल की तरह होते थे। लद्दाख को 3 तहसीलों में बांटा गया था, लेह, स्कार्दू और कारगिल। और राजधानी? दिलचस्प बात यह है कि लेह गर्मियों की और स्कार्दू सर्दियों की राजधानी हुआ करती थी। और राजनीतिक प्रतिनिधित्व? जब 1934 में रियासत में प्रजा सभा बनी तो लद्दाख को भी उसमें 2 सीटें दी गईं। तो 1947 तक लद्दाख इसी तरह जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा था। तो 1947-48 के संघर्ष का लद्दाख पर क्या असर पड़ा? क्या वहां भी लड़ाई हुई? हाँ, असर बहुत गहरा पड़ा। पाकिस्तानी हमलावर सिर्फ कश्मीर घाटी तक नहीं रुके, उन्होंने लद्दाख में भी स्कार्दू, कारगिल और ज़ंस्कार पर हमला किया और लेह की तरफ बढ़ने लगे। फिर वहां भी भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला। जी हाँ, भारतीय सेना और गोरखा बटालियन ने मिलकर हमलावरों को पीछे खदेड़ा और लेह, कारगिल, ज़ंस्कार को सुरक्षित किया। लेकिन एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। क्या? जब 1949 में युद्ध विराम लागू हुआ, तब तक स्कार्दू का इलाका, जो अब गिलगित बल्तिस्तान क्षेत्र में आता है, वो पाकिस्तान के नियंत्रण में चला गया था। ओहो। हाँ, और वो आज भी पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर पीओके का हिस्सा है। इस बंटवारे ने लद्दाख के भूगोल और समाज दोनों को बदल दिया। और कारगिल का इलाका तो बाद में भी युद्ध का मैदान बना? हाँ बिल्कुल, 1965-1971 के युद्धों में और फिर 1999 का कारगिल युद्ध तो सबको याद ही है। ये सामरिक रूप से बहुत ही संवेदनशील इलाका रहा है। लद्दाख के मामले में चीन का भी दखल रहा है। हाँ, ये एक और बड़ा और दुखद अध्याय है। 1959 में चीन ने तिब्बत पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को भारत में शरण लेनी पड़ी, जिनका लद्दाख से गहरा जुड़ाव है। बिल्कुल, सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से। फिर 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया और लद्दाख के उत्तर पूर्वी हिस्से यानी अक्साई चिन पर कब्जा कर लिया। वो इलाका आज भी चीन के नियंत्रण में है। जी हाँ, और इसका एक और बहुत बड़ा असर पड़ा। क्या? चीन ने लद्दाख और तिब्बत के बीच की सीमा पूरी तरह बंद कर दी। इससे लद्दाख और तिब्बत के बीच का लगभग 700 साल पुराना व्यापार और सांस्कृतिक रिश्ता रातों रात खत्म हो गया। ये लद्दाख के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। तो इतने सारे उतार चढ़ाव, युद्ध, सीमा विवाद, इन सब के बावजूद लद्दाख प्रशासनिक तौर पर जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा बना रहा 2019 तक। हाँ, बना रहा, लेकिन अंदर ही अंदर लद्दाख की अपनी अलग पहचान, अपनी अलग ज़रूरतें, अपनी अलग मुश्किलें थीं। भाषा, संस्कृति, भूगोल, सब कुछ कश्मीर घाटी और जम्मू से बहुत अलग। और शायद इसीलिए वहां अलग दर्जे की मांग उठ रही थी। निश्चित रूप से दशकों से लद्दाख के लोग सीधे केंद्र सरकार के अधीन एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग कर रहे थे। उन्हें लगता था कि जम्मू कश्मीर राज्य के तहत उनकी ज़रूरतों पर ध्यान नहीं दिया जाता। और ये मांग फिर 2019 में पूरी हुई। जी हाँ, अगस्त 2019 में भारत सरकार जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 लेकर आई। इस कानून ने जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा खत्म कर दिया और उसे 2 हिस्सों में बांट दिया। बिल्कुल, 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, जिसमें विधानसभा का प्रावधान है,
और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख जिसमें विधानसभा नहीं है। और अनुच्छेद 370 और 35A का क्या हुआ इस पुनर्गठन से? इस अधिनियम ने अनुच्छेद 370 के तहत मिले विशेष दर्जे को भी प्रभावी रूप से खत्म कर दिया। अनुच्छेद 370 संविधान में अभी भी है, लेकिन उसके प्रावधानों को इस तरह बदल दिया गया कि जम्मू कश्मीर पर भी भारत का संविधान पूरी तरह लागू हो गया और अनुच्छेद 35A अपने आप ही निष्प्रभावी हो गया। तो ये एक बहुत ही बड़ा संवैधानिक और प्रशासनिक बदलाव था। हाँ, यकीनन इसने दशकों से चली आ रही व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया। तो ये थी जम्मू कश्मीर में डोगरा शासन की कहानी। कैसे ये राज्य बना, कैसे अलग अलग महाराजाओं ने इसे आकार दिया, सुधार किए और किन चुनौतियों का सामना किया। स्रोत के आधार पर हमने ये समझा। करीब 100 साल का इतिहास। हाँ, और ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे हर शासक ने, गुलाब सिंह, रणबीर सिंह, प्रताप सिंह, हरि सिंह, सबने अपने अपने ज़माने की परिस्थितियों के हिसाब से काम किया। किसी ने नींव रखी, किसी ने उसे मजबूत किया, किसी ने आधुनिक बनाया, तो किसी को बाहरी दबावों और बदलती राजनीति से जूझना पड़ा। बिल्कुल, हर दौर की अपनी चुनौतियां थीं। जी। जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमने इतने सारे सुधारों की बात की, प्रशासन, कानून, शिक्षा, सड़कें, नहरें, यहाँ तक कि अंग्रेजों का बढ़ता दखल। लेकिन इन सब बदलावों का उस दौर में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के आम निवासियों के जीवन पर असल में क्या असर पड़ा होगा? क्या उनकी रोजमर्रा की जिंदगी बदली, बेहतर हुई या और मुश्किल? ये एक ऐसा पहलू है जिस पर शायद और गहराई से सोचने की जरूरत है। हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। इतिहास अक्सर बड़ी घटनाओं और बड़े लोगों पर केंद्रित रहता है, पर आम आदमी पर उसका क्या असर हुआ, ये जानना भी उतना ही जरूरी है। 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में कश्मीर राजनीतिक रूप से जागा। कैसे छोटे छोटे असंतोष बड़े असंगठित आंदोलनों में बदले। बिल्कुल। कैसे शेख अब्दुल्ला एक करिश्माई जननेता बनकर उभरे। हाँ। और कैसे सुधारों की मांग आखिरकार कश्मीर छोड़ो जैसे निर्णायक मोड़ तक पहुंची। हाँ, और यहाँ समझने वाली बात ये भी है कि ये बदलाव सिर्फ अंदरूनी नहीं थे। स्थानीय मुद्दे तो थे ही, जैसे जमींदारी का जुल्म या नौकरियों में भेदभाव। बिल्कुल। लेकिन बाहरी ताकतों ने भी, जैसे ब्रिटिश हुकूमत का दखल, नेहरू, गांधी, जिन्ना जैसे राष्ट्रीय नेताओं के दौरे और भारत में चल रहे आज़ादी के आंदोलन, इन सब ने कश्मीरी राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। हाँ। साथ ही ग्लेंसी कमीशन जैसे सुधारों ने भी, चाहे वो कितने भी सीमित क्यों न रहे हों, राजनीतिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाई। और ये सब कुछ उस पृष्ठभूमि में हो रहा था जब हिंदुस्तान आज़ादी और बंटवारे के एक बहुत ही तूफानी दौर से गुजर रहा था। जी हाँ। इस राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उथल-पुथल ने कश्मीर के हालात को और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया। उस वक्त जो फैसले लिए गए, जो घटनाएं हुई, उनकी गूंज तो आज तक सुनाई देती है। बिल्कुल। और यहीं पर एक सवाल सोचने के लिए उभरता है। ये जो शुरुआती दौर के आंदोलन थे, ये जो अलग अलग राजनीतिक विचारधाराएं थी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का बनना, फिर उसका नेशनल कॉन्फ्रेंस में बदलना, फिर पुरानी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का दोबारा उभरना। हाँ, ये जो अलग अलग धाराएं थी। जी, इन अलग अलग धाराओं और उनके आपसी तनावों ने आज़ादी के बाद, खासकर 1947 और उसके बाद के कश्मीर के भविष्य को किस तरह से शक्ल दी होगी? क्या इन शुरुआती विभाजनों और एकीकरण की कोशिशों का असर बाद के घटनाक्रम पर साफ देखा जा सकता है? इस पर यकीनन और विचार किया जा सकता है। तो अगर हम सार देखें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख की ये कहानी बहुत जटिल रही है। 1947 का वो मुश्किल विलय, फिर विशेष दर्जा, युद्ध, संघर्ष, लद्दाख की अपनी अलग पहचान की लड़ाई, और फिर 2019 का ये बड़ा बदलाव। हाँ, बिल्कुल। मुख्य बातें यही हैं, विलय की वो खास परिस्थितियां और उससे जुड़े विवाद, अनुच्छेद 370 और 35A का लागू होना और फिर हटना, सीमा पर लगातार तनाव और युद्ध, और आखिरकार लद्दाख का एक अलग प्रशासनिक इकाई के रूप में सामने आना। ये सब घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। वाकई इसमें सोचने और समझने के लिए बहुत कुछ है। इतिहास हमेशा सीधा नहीं होता। सही कहा। जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिएगा, ये जो तमाम ऐतिहासिक घटनाएं हमने डिस्कस की, विलय, विशेष दर्जा, संघर्ष, पुनर्गठन, इन सब ने समय के साथ जम्मू, कश्मीर और लद्दाख, इन तीनों क्षेत्रों की अपनी अपनी अलग पहचानों को कैसे प्रभावित किया होगा, कैसे घड़ा होगा। हाँ, ये सोचने वाली बात है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।
आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।